माँ, बाहर कैसा शोर हो रहा है। तू रुक, मैं देखती हूँ। अरे मोनू, ये शोर कैसा है। अरे चाची, वो ठेकेदार की पत्नी ने जहर खा लिया है, उसको अस्पताल ले गए हैं सब। अच्छा चाची, मुझे कुछ पता चलेगा तो आपको बता दूंगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ। क्या हुआ माँ, किस लिए इतना शोर हो रहा है। कुछ नहीं बेटा, वो ठेकेदारनी ने जहर खा लिया है, मर जाए तो अच्छा है। ऐसा क्यों कह रही हो माँ। अरे तू नहीं जानती बेटा, रुपयों की चमक धमक ने इसको इतना गिरा दिया कि क्या बताएं। ये औरत के नाम पर कलंक है। तभी मोनू की आवाज सुनाई दी। चाची, ओ चाची, अंदर आ जाओ। मोनू, क्या हुआ, क्या पता चला। निर्मला जी ने पूछा। हाँ चाची, उसकी हालत बहुत गंभीर है। सब बता रहे हैं कि ठेकेदार दूसरी औरत को घर ले आया है। दोनों में खूब लड़ाई हुई। ठेकेदार ने पूजा को बहुत मारा पीटा। पूजा ने घर से किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। कल वो अपने पहले पति के पास गई थी, उससे माफी मांग रही थी। कह रही थी कि मुझे अपना लो। अमन ने मना कर दिया। बोला, जिस ऐसो आराम के लिए तुम्हें अपने छोटे मासूम बच्चों को छोड़कर जाने में जरा सी भी तकलीफ नहीं हुई, अब तुमको तुम्हारी वही जिंदगी मुबारक हो। हमारी जिंदगी में फिर से जहर घोलने मत आओ। वहीं से लौटकर उसने ठेकेदार के घर के बाहर ही जहर खा लिया। सब कह रहे थे उसका बचना मुश्किल है। अच्छा चाची, चलता हूँ। ठीक है मोनू, ये सब क्या किस्सा है मम्मी। रजनी ने अपनी माँ निर्मला जी से पूछा। अरे बेटा, ये एक अनोखी ही कहानी है। एक लंबी सांस लेकर निर्मला जी ने कहा। पूजा यहीं पास में ही रहती थी, अपने पति अमन और 2 मासूम बच्चों के साथ। गरीब ही सही, मगर बहुत खुश थे दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में। मगर कहते हैं ना कि सुखी संसार को नजर लगते देर नहीं लगती है। वही हुआ पूजा और अमन के साथ। अमन एक कपड़े की शॉप पर काम करता था। इतना कमा लेता था कि अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। पूजा भी कपड़े सिलकर कुछ पैसे कमा लेती थी। दोनों मिलकर अपने बच्चों को वो सुख नहीं दे पा रहे थे जिसकी कल्पना वो किया करते थे। फिर भी दोनों जी जान से पूरी कोशिश करते रहते थे। मगर चादर से सिर ढकते तो पैर खुल जाता, और पैर ढकते तो सिर खुल जाता। ऐसे ही जिंदगी चलती जा रही थी। मगर पूजा जब भी अपने आसपास के लोगों को अच्छा खाना पीना, अच्छे कपड़े गहने देखती तो बस ही उसका मन विचलित हो जाता। काश मेरे पास भी ऐसी सुख सुविधाएं उपलब्ध होती तो कितना आनंद आता जीवन में। इसकी ये लालसा आए दिन पारिवारिक कलह का कारण भी बनने लगा था। अमन पूजा को हमेशा समझाने का प्रयास किया करता था, लेकिन पूजा समझने को तैयार नहीं होती। बस यही रट लगाए रहती, कैसे होगा इतने कम पैसों में गुजर बसर। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती, मुझे अच्छी जिंदगी चाहिए। बस इसकी रोज रोज के तानों से अमन भी परेशान हो जाता और सोचने लगता कि कहाँ से लाए इतना पैसा जो अपने परिवार को ढेर सारी खुशियां दे सके। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। पूजा और अमन के झगड़े बढ़ते जा रहे थे। एक दिन तो झुंझलाहट में अमन घर ही नहीं आया। दूसरे दिन जब अमन आया तो पूजा बहुत रोई और वादा किया कि अब से उसे दुखी नहीं करेगी। पूजा ने अमन से वादा किया और निभाने की कोशिश भी करने लगी, लेकिन धीरे धीरे पूजा का मन दुनिया की चकाचौंध में फिर उलझने लगा। अब पूजा अपने इस आर्थिक कष्ट को झेलने में असमर्थ हो रही थी। उसकी धन लोलुपता बढ़ती जा रही थी। अब वो अमन को दूसरी नौकरी की तलाश करने को कहती। देखो अमन, इतनी कम तनख्वाह में हमारा गुजर बसर नहीं होता है। तुम क्यों नहीं दूसरी नौकरी तलाश करते हो। दूसरी नौकरी मिलना, ये क्या कह रही हो पूजा। इतना आसान नहीं होता है नौकरी। फिर भी तुम्हारी खुशी के लिए मैं ये भी करने को तैयार हूँ। बस थोड़ा सा शांति रखो। ये सुनते ही पूजा खुशी से अमन से लिपट गई। तुम कितने अच्छे हो अमन, और अपने ख्यालों की दुनिया में खो गई। क्या बात है, आज खाना मिलेगा कि नहीं। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। पूजा खुशी खुशी खाना परोसने लगी, जैसे मानो मन की मुराद पूरी हो गई हो। अब तो रोज पूछती, अमन कुछ पता किया कि नहीं। पूजा ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। पता तो किया, पर निराशा ही हाथ लगी। इस महामारी में कोई भी ज्यादा तनख्वाह नहीं दे रहा है। कितनों की तो नौकरी ही चली गई। तुम अपने किसी मित्र से क्यों नहीं कहते, शायद कुछ मदद मिल जाए। पूजा ने बड़ी ही व्याकुलता से कहा। ठीक है, देखता हूँ,
और अमन चादर तान कर सो गया। पूजा की बेचैनी उसे सोने नहीं दे रही थी। पूजा रात भर करवटें बदलती रहती। अब जब तक अमन घर नहीं आ जाता, पूजा का मन किसी काम में नहीं लगता। उसे तो बस अपने सपनों के आगे कुछ नहीं अच्छा लग रहा था। उसका अपने बच्चों और पति पर से भी ध्यान नहीं रहता। उसके व्यवहार के इस परिवर्तन से अमन काफी चिंतित हो जाता। पूजा को बहुत समझाया करता, लेकिन पूजा उसकी बातों को गौर ही नहीं करती। फिर से घर में कलह शुरू हो गया था। पूजा किसी भी तरह मान ही नहीं रही थी और इसी तरह लड़ते झगड़ते दिन बीत रहे थे। अचानक पूजा ने कहा, अमन, तुम्हारे मालिक हमेशा 2 दिन के लिए तुम्हारे भरोसे दुकान छोड़कर जाते हैं और वो तुमसे कोई हिसाब भी नहीं पूछते हैं। तुम जितना भी चाहो उतने रुपए कम बता सकते हो। आखिर तुम इतनी मेहनत करते हो और वो तुम्हारी तनख्वाह भी नहीं बढ़ा रहे हैं। इतना तो बनता है ना। कैसा रहा मेरा आइडिया? ये सुनते ही अमन चिल्ला पड़ा, पूजा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? जिस मालिक ने मुझे 2 वक्त की रोटी दी, उसी से मैं गद्दारी करूं? तुम्हारी चंद खुशियों के लिए शर्म करो जरा पूजा। बहुत हरिश्चंद्र की औलाद मत बनो। नौकरानी से बदतर जिंदगी जी रहे हैं हम, और को देखो कितना ऐसो आराम से जिंदगी बिता रहे हैं। अपने ही घर में देखो, तुम्हारी बहन, मेरी बहन, सब कितने सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमको उनके यहाँ जाने में भी शर्म आती है। मुझे बस तुम अपने उसूलों को मेडल बनाकर गले में लटका लो, देखें उससे पेट भरता है क्या। पूजा की बातें सुनकर अमन दंग रह गया। पूजा, तुमको समझा पाना मुश्किल नहीं, अब नामुमकिन सा लगता है। इतना कहकर अमन गुस्से से घर से बाहर निकल गया। चाय की दुकान पर बैठकर यही सोचता रहा कि कैसे समझाऊं पूजा को, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। रोज रोज के इस कलह भरे माहौल से कैसे छुटकारा पाए। सुबह से शाम हो गई, मगर अमन ना ही दुकान गया और ना ही घर आया। बच्चे बार बार घर के दरवाजे के पास आकर झांकते कि शायद अब पापा आ जाएं, और अमन उस रात घर वापस आया ही नहीं। अब पूजा भी चिंतित होने लगी, कहाँ होंगे अमन। रात भर नींद नहीं आई। सुबह सुबह ही दरवाजे पर दस्तक हुई। पूजा ने दौड़कर दरवाजा खोला। अमन को देखते ही लिपट कर रोने लगी। कहाँ चले गए थे? कितनी चिंता हो रही थी मुझे। बच्चे भी रोते रोते सो गए थे। कितना इंतजार किया, कहाँ थे? अमन कुछ नहीं बोला और चुपचाप नहाने चला गया। पूजा ने जल्दी से नाश्ता बनाया और अमन को दिया। मुझे भूख नहीं है पूजा, तुम खा लो। अमन, मुझे माफ कर दो और नाश्ता कर लो, वरना मैं भी नहीं खाऊंगी। तुम्हारी कसम, तुमसे बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगी, वादा करती हूँ तुमसे। दोनों ने संग में नाश्ता किया। अमन अपने काम पर चला गया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। पूजा ने भी किसी तरह परिस्थितियों से समझौता कर लिया था और हंसी खुशी जीने लगे। कहते हैं ना कि खुशियों को नजर लगते देर नहीं लगती, और यही हुआ। पूजा और अमन के जीवन में भूचाल सा आ गया उनकी जिंदगी में, और उस भूचाल का नाम था ठेकेदार राजीव। ठेकेदार राजीव अमन का दूर के रिश्ते का भाई लगता था और दोनों बचपन में एक साथ ही पढ़ते थे, इसलिए मित्रता भी दोनों में बहुत थी। परंतु दोनों की आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर था। राजीव एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखता था, इसी वजह से अमन उससे थोड़ा दूर रहना पसंद करता था, क्योंकि राजीव अपने रसूख का फायदा उठाकर थोड़ा अपनी मनमर्जी करता था और आवारागर्दी में भी तल्लीन रहता था, जो अमन को बिल्कुल पसंद नहीं आता था और उससे दूर ही रहना वो पसंद करता था। एक दिन बाजार में अमन की मुलाकात राजीव से हो गई। अरे अमन, मेरे यार, मेरे भाई, कितने दिनों बाद तुमसे मिलना हुआ। ये कहकर दोनों गले लग गए। और कैसी कट रही है तेरी जिंदगी? क्या चल रहा है? शादी वादी की कि नहीं? अरे नहीं यार, अमन ने एक सांस में ही सारे सवाल कर लिए। शादी वादी के पचड़े में कौन फंसे, मैं तो अभी भी आजाद रहना चाहता हूँ, हंसते हुए राजीव ने कहा। और तू बता, तेरा क्या रहा है? भाई, मैंने तो शादी भी कर ली और बाप भी बन गया, अमन कहकर ठहाके लगाने लगा। अरे वाह, बता भाभी और बच्चों से कब मिलवाएगा? अभी चलें? अमन ने हंसते हुए कहा। नहीं यार, आज रहने दो, मुझे थोड़ा जरूरी काम निपटाना है। तुम मुझे अपना फोन नंबर दे दो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कब आऊंगा। राजीव ने असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी,
कहकर दोनों गले मिलकर चले गए। शाम को घर आते ही अमन ने पूजा को सारी बात बताई। पूजा बोली, अचानक से ये दोस्त कहाँ से आ गया? आपने कभी बताया नहीं। अरे पूजा, पढ़ाई करने के बाद हम सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। किसी को कहाँ फुर्सत कि कोई मिलने आए। ये तो अपने किसी काम से लखनऊ आया है और काम खत्म होते ही वापस लखनऊ लौट जाएगा। हमारी अचानक से बाजार में मुलाकात हुई, हालचाल पूछा। उसने कहा कि भाभी और बच्चों से कब मिलवा रहे हो, तो मैंने उसे बुलाया है, वो खुद फोन करेगा। 2 दिन बाद ही राजीव का फोन आया और अमन उसे घर लेकर आया। राजीव ढेर सारी मिठाई, फल और बच्चों के लिए खिलौने लेकर आया। अरे राजीव भाई, इन सब की क्या जरूरत थी? राजीव ने कहा, एक तरफ भाई बोलता है और दूसरी तरफ कहता है कि इसकी क्या जरूरत है। अरे भाई, मैं इनका चाचा हूँ, इस नाते तो मेरा पूरा हक बनता है। तभी पूजा चाय नाश्ता लेकर के आई। इनसे मिलो, ये मेरे भाई हैं। शायद भाई कम और दोस्त ज्यादा है। और ये मेरी पत्नी पूजा। राजीव पूजा को निहारता रह गया। पूजा है ही इतनी सुंदर। अरे वाह भाई, लगता ही नहीं कि भाभी 2 बच्चों की माँ है। इतना सुनते ही पूजा खिलखिलाकर हंस पड़ी और इतराते हुए अमन से बोली, बस आपको ही मेरी कदर समझ नहीं आती है। अमन एक फीकी मुस्कान के साथ बोला, जाने मन, कदर तो तुम्हारी बहुत करता हूँ, बस तुम समझ नहीं पाती। राजीव ने ठहाका लगाते हुए कहा, अरे भाभी जी, ये देवर है ना आपका कदरदान। और सभी हंसने लगे। देवर जी, खाना यहीं खाकर जाइएगा। हाँ हाँ भाभी जी, बिल्कुल, जो आप कहो सब सर आंखों पर। राजीव और पूजा दोनों बातों में इतना मशगूल हो गए कि उन्हें अमन का तनिक भी ख्याल न रहा। अमन को बहुत असहजता महसूस हो रही थी। पूजा को इस तरह बेफिक्र होकर बातें करना कहीं न कहीं अमन को परेशान कर रही थी। अपने को सामान्य करते हुए वो बोला, अरे पूजा, अपने देवर को बस बातों से ही पेट भरोगी कि कुछ बनाओगी? खाने का समय हो रहा है और तुम्हारी बातें हैं कि खत्म ही नहीं हो रही हैं। भूखे पेट भेजने की तैयारी है क्या? अमन की बात पर सब हंसने लगे। जी अभी बनाती हूँ। और पूजा उठकर चली गई। खाना खाने के बाद राजीव जाने लगा तो पूजा बोली, देवर जी, जब तक आप यहाँ हैं तब तक शाम को यहीं खाने के लिए आ जाया करिएगा। पूजा ने मानो राजीव के दिल की बात कह दी हो। हाँ हाँ बिल्कुल भाभी जी, आप कहें और हम ना आए। ये कहकर वो हंसने लगा। अमन ने भी फीकी मुस्कान के साथ कहा, भाई पूजा सही कह रही है। पूजा को न जाने क्या मिल गया हो, इतना खुश हो रही थी, परंतु अंदर ही अंदर अमन किसी बुरी आशंका से डर रहा था। अमन राजीव की हरकत से बचपन से ही वाकिफ था, मगर उसे लगा कि वो मेरा भाई है, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। फिर भी उसने पूजा को समझाते हुए कहा, पूजा, ये बड़े लोग हैं, हम इनकी बराबरी नहीं कर सकते। तुमने बिना सोचे समझे राजीव को रोज खाने पर नहीं बुलाना चाहिए था। कम से कम मुझसे पूछ लिया होता। रोज कुछ अच्छा बनाना पड़ेगा, इससे हमारे महीने भर का बजट हिल जाएगा। और अगर अच्छे से खाना नहीं खिलाया तो हमारी बेइज्जती होगी, सो अलग। कुछ तो सोचा करो। तुम भी ना अमन। पूजा तुनक कर बोली, कितने अच्छे हैं देवर जी, कितना सामान लेकर आए हैं हमारे लिए। हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम उनके काम आ सकें। ज्यादा मत सोचो, मैं सब संभाल लूंगी। चलो अब सोते हैं, बहुत रात हो गई है। अमन रात भर करवटें बदलता रहा। उसके मन मस्तिष्क में एक अनजाना सा भय घर कर चुका था। फिर भी वो अपने मन को समझाने में लगा, सब ठीक है। यही सोचते हुए सुबह हो गई। सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। इधर पूजा बेसब्री से राजीव के आने का इंतजार कर रही थी। उसने जल्दी से खाना बना लिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पूजा ने दौड़कर दरवाजा खोला। सामने अमन को देखकर बोली, आप हैं? क्यों, मैं हूं क्या मतलब? मैं तो रोज इसी समय आता हूँ, आज तुम चौंक क्यों गई? अरे नहीं, बस मैंने सोचा कि राजीव है। पूजा की बात बीच में ही काटते हुए अमन ने कहा, पूजा बिल्कुल सकपका गई। अरे नहीं जी, आप तो नाराज हो गए। पूजा मनाने के अंदाज में दुलारने लगी। चलिए हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाइए, मैं चाय बनाती हूँ। अभी दोनों चाय पी ही रहे थे कि राजीव की आवाज सुनाई दी, मुझे भी चाय पीना है भाभी जी। अरे देवर जी, आइए बैठिए, मैं भी चाय बनाकर लाती हूँ, कहकर पूजा चाय बनाने चली गई। लीजिए गर्मा गर्म चाय पीजिए, हंसते हुए बोली। भाभी जी, आप तो कमाल की लग रही हैं, नजर उतार लीजिएगा, कहकर राजीव हंसने लगा, साथ में पूजा और अमन भी। मगर अमन के मन का भय
उसकी हंसी के आड़े आ रहा था। तभी एक पैकेट और खाने पीने की चीज पूजा की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये आपके और बच्चों के लिए है। पूजा ने खुश होकर तुरंत सारा सामान ले लिया, परंतु अमन ने टोका, अरे राजीव, ये सब अच्छा नहीं लगता है। पूजा, सामान वापस करो तुम। राजीव ने अमन को टोकते हुए कहा, अमन, क्या तुम मुझे पराया समझते हो? फिर तो मैं भी चलता हूँ, खाना होटल में ही खा लूंगा। पूजा ने भी तुरंत राजीव की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, और नहीं तो क्या, आखिर आपके भाई हैं और मेरे देवर जी हैं, अपना समझकर ही तो आए हैं। आप भी ना अमन, बहुत सोचते हैं, अपनों में कैसी झिझक, भला बताओ। अमन मन मारकर चुप हो गया। राजीव ने पूजा से कहा, भाभी जी, पता नहीं आपको गिफ्ट पसंद आएगा कि नहीं। पूजा ने पैकेट खोलकर देखा, उसमें सुंदर सी साड़ी थी, जिसे देखकर पूजा उछल पड़ी। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर साड़ी है। अमन को पूजा का ये व्यवहार कतई अच्छा नहीं लग रहा था, मगर वो मूक दर्शक बनकर बैठा था। अब ये सिलसिला जब तक राजीव कानपुर लौट नहीं गया तब तक चलता रहा। राजीव के जाने के बाद अमन को थोड़ा सुकून मिला। कुछ दिनों बाद ही अमन और पूजा की शादी की सालगिरह थी। अमन ने पूजा को एक साड़ी दी और कहा, शाम को तैयार रहना, हम लोग बाहर घूमने चलेंगे और बाहर ही खाना भी खाएंगे। पूजा ने ठीक है कहा। शाम को अमन घर आया तो पूजा को देखकर बोला, ये क्या, मेरी दी हुई साड़ी क्यों नहीं पहनी? ये तो राजीव की दी हुई साड़ी है ना। अरे अमन, साड़ी ही तो पहन ली मैंने, और फिर बाहर भी तो जाना है, तो मैंने सोचा कि बाहर थोड़ी इज्जत बढ़ेगी, महंगी साड़ी पहनूंगी तो। अमन बहुत उदासी से बोला, और दोनों अपने बच्चों के साथ बाहर घूमने निकल जाते हैं। तभी अचानक राजीव का फोन आ जाता है। हेलो, तुम कहाँ हो यार? मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, हम लोग थोड़ा मंदिर आए हैं। अभी अमन बोल ही रहा था कि पूजा ने फोन छीन लिया और बोली, अरे देवर जी, आज बहुत मौके से आए हैं आप। आज हमारी शादी की सालगिरह है और हम लोग आज बाहर खाना खाएंगे ही। आप यहीं हैं तो आप भी आ जाइए ना, सब मिलकर मजे करेंगे। बिल्कुल भाभी, बस अभी आया। बताइए आप लोग कहाँ हैं? पुराना हनुमान मंदिर है, वहीं आ जाइए। पूजा की इस बात से अमन बहुत दुखी हुआ, मगर कुछ कह न सका। राजीव के पहुंचते ही सब रेस्टोरेंट की तरफ बढ़े, परंतु राजीव ने कहा, आज की पार्टी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, और कार की तरफ इशारा किया। सभी को लेकर एक अच्छे होटल में खाना खिलाने ले गया। वहां पहुंचते ही उनका शानदार स्वागत हुआ। केक काटा और एक खूबसूरत सा तोहफा भी राजीव ने दिया अमन और पूजा को, और फिर सब घर लौटे। पूजा तो अपने को किसी प्रिंसेस से कम नहीं समझ रही थी। गिफ्ट खोलते ही पूजा उछल पड़ी। राजीव ने उसे मोबाइल फोन दिया और अमन को महंगी सी घड़ी। ये सब देखकर अमन की टेंशन बढ़ती जा रही थी, मगर पूजा, वो तो अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकलना ही नहीं चाह रही थी। आज उसे वो सब मिला जिसकी तमन्ना उसे हमेशा रहती थी। उसके मुंह से राजीव की बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। यही सबसे बड़ा कारण था अमन की परेशानी का। शादी की सालगिरह के बाद तो पूजा के दिलो दिमाग में जैसे राजीव बसता ही जा रहा था। दिन रात बस राजीव की बातें पूजा की जुबान पर चढ़ी रहती थी, और इधर अमन की मनोदिशा बहुत खराब हो रही थी। वो जब भी पूजा को समझाने लगता, पूजा तुरंत उसकी बात काट देती। तुमसे तो कुछ होता नहीं, अगर कोई हमें थोड़ी खुशी दे रहा है तो आपको अच्छा नहीं लगता है। वो आपसे कुछ मांग भी तो नहीं रहे हैं, आपको क्यों बुरा लगता है? पूजा के इस बदलते व्यवहार से अमन बेहद चिंतित रहने लगा। पूजा की महत्वाकांक्षाएं परवान चढ़ने लगी थीं। पूजा को जब से मोबाइल फोन मिला तब से पूजा बस दिन रात राजीव से बातें करने में बिताने लगी थी। अमन और बच्चों के प्रति वो लापरवाह होती जा रही थी। इधर राजीव भी पूजा की खूबसूरती पर फिदा था, और उसने पूजा की कमजोरी को अपना हथियार बना लिया था। उसने तो अब लखनऊ में भी घर खरीद लिया। अब तो राजीव बेधड़क होकर पूजा के पास किसी भी समय आने लगा। यहाँ तक कि अमन जब घर पर नहीं होता तब भी वो आने लगा था। राजीव और पूजा की नजदीकियां बढ़ने लगी थीं। एक दिन मौका देखकर राजीव ने पूजा को अपनी बाहों में भर लिया और बोला, कितनी खूबसूरत हो तुम, तुम्हारे बिना अब मेरा दिल नहीं लगता, और पूजा को प्यार से सहलाने लगा। पूजा ने भी बिना विरोध किए ही अपने को राजीव की आगोश में सौंप दिया। जब प्यार का खुमार उतरा तो पूजा एकदम से रोने लगी। ये मैंने क्या कर दिया? अमन को कैसे मुंह दिखाऊंगी?
अरे पूजा मेरी जान, अमन को बताने की जरूरत ही क्या है? और जब कोई बताएगा ही नहीं तो वो कैसे जानेगा? बच्चे तो स्कूल में हैं, अब बच्चे हम और तुम, मेरी जान। और उसने फिर पूजा को अपने आगोश में भर लिया। अब तो राजीव आए दिन पूजा को कीमती तोहफे देता और पूजा उसकी इच्छा को मिटाती रहती। पूजा और राजीव की करतूतों के चर्चे अब धीरे धीरे आस पड़ोस में होने लगे। मोहल्ले में कानाफूसी शुरू हो गई। अमन को राह चलते कुछ कमेंट भी सुनने को मिलते। अरे अमन, जरा बीबी का ध्यान रखा करो, वरना एक दिन फुर्र से उड़ जाएगी। अमन जब पूजा से पूछता कि लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं तो पूजा बिफर जाती। कहने लगती, लोगों को हमारा अच्छा पहनना ओढ़ना देखा नहीं जा रहा है, सब जलते हैं, उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया करिए। अमन के मन में शक ने घर बना लिया था। एक दिन अचानक से वो दोपहर में ही घर पहुंच गया। घर के बाहर राजीव की कार देख उसका माथा ठनका। उस दिन वो चुपचाप वापस चला गया अपने काम पर और शाम को घर आया तो उसने पूजा से बातों बातों में पूछा कि बहुत दिनों से राजीव नहीं आया, क्या बात है? चलो फोन करके पूछता हूँ। अरे जाने दीजिए, हो सकता है देवर जी अपने काम में व्यस्त होंगे, जब फुर्सत मिलेगी तो खुद ही आएंगे, पूजा ने कहकर बात को टालते हुए कहा। अच्छा चलिए, हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। मगर अमन की बात से पूजा अंदर से डर गई कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी ना जाए। उसने मौका मिलते ही राजीव को फोन कर दिया, अभी कुछ दिनों के लिए यहाँ ना आए। एक हफ्ते बाद राजीव फिर आया पूजा के पास। उसी दिन अचानक से बच्चों के स्कूल की छुट्टी जल्दी हो गई। बच्चे घर आए तो पूजा और राजीव दोनों सहम से गए। आज उनकी चोरी पकड़ी गई थी। राजीव ने तुरंत बाजार से ढेरों खाने पीने की चीजें लाकर बच्चों को दी। बच्चे खुश हो गए। शाम को अमन घर पर आया तो बच्चे खुश होकर बोलने लगे कि आज तो राजीव चाचा आए थे और हमारे लिए ढेरों खाने की चीजें लेकर आए थे। पूजा, तुमने मुझे बताया नहीं कि राजीव आया था? अमन ने नाराजगी जताते हुए कहा। पूजा सकपका गई, हकलाते हुए बोली, वो क्या वो? अमन ने झुंझलाकर कहा, अरे वो क्या है ना, देवर जी को कुछ काम इधर आना था तो वो कुछ देर के लिए इधर भी हो लिए थे। अमन कुछ बोले बगैर ही चाय पीने लगा। थोड़ी देर बाद उसने पूजा से कहा कि आइंदा से मेरी गैर हाजिरी में राजीव घर में ना आए तो अच्छा होगा। पूजा शांति से सुनती रही, कुछ बोली नहीं। सुन रही हो कि नहीं? पूजा, मैं तुमसे ही कह रहा हूँ, आइंदा से ध्यान रखना तुम, अमन ने कड़क आवाज में कहा। तो पूजा सहम गई। हाँ, पर मैंने थोड़ी ना बुलाया था, आप भी ना, आप ही बताइए, कोई घर आए तो भगा थोड़े ही दूंगी। ठीक है, मगर आइंदा ध्यान रखना तुम। ठीक है बाबा, बिल्कुल ध्यान रखूंगी, पूजा ने थोड़ा सामान्य होते हुए कहा। दूसरे दिन राजीव जैसे ही आया, पूजा ने उससे कहा, लगता है कि अमन को मुझ पर शक हो गया है शायद, आजकल बहुत सवाल जवाब करने लगा है, अब कुछ दिनों के लिए तुम यहाँ मत आना। राजीव पूजा को बाहों में भरकर बोला, जाने मन, प्यार किया तो डरना क्या, हटो, तुमको मजाक सूझ रहा है, यहाँ मेरी जान निकल जाती है। अमन के सवालों से तुम्हें क्या, जिंदगी मेरी नरक बन जाएगी ना, तुम तो पल्ला झाड़कर चलते बनोगे। अरे नहीं जाने मन, तुमको अपने साथ लेकर चला जाऊंगा, अपनी दिल की रानी बनाकर रखूंगा तुम्हें। सच? पूजा ने राजीव को पकड़ते हुए पूछा। बिल्कुल सच। तुमको कोई शक है क्या? राजीव ने हंसते हुए पूजा से पूछा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बस अपने दिल की तसल्ली के लिए पूछ रही थी। अब हो गई तसल्ली? राजीव ने पूछा। हाँ, हो गई, पूजा ने इतराते हुए कहा। राजीव का जुनून पूजा के दिलो दिमाग पर इस कदर छाया हुआ था कि उसे ना अपने बच्चों की और ना ही अपने पति अमन की फिक्र थी। उसको केवल राजीव की अमीरी, उसका पैसा और रुतबा दिखाई दे रहा था। वो ये भी भूल चुकी थी कि वो शादीशुदा औरत है और 2 बच्चों की माँ है। इन सब से परे पूजा को बस अपने सपनों को पूरा करने की तमन्ना ने अपने ज़मीर को कब का खो दिया था। पूजा को स्वयं ही नहीं पता था। और अमन भाई, क्या हाल चाल है? घर लौटते समय अमन को पड़ोसी मिल गया। सब ठीक है, आप बताइए कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ भाई, आजकल आपके यहाँ कोई मेहमान आए हुए हैं लगता है। मेहमान? नहीं तो, अमन ने चौंकते हुए कहा। क्यों मजाक कर रहे हैं? अभी अभी तो कार से वापस गए हैं, मैं तो अक्सर ही देखता हूँ उनको। अरे वो मेरा चचेरा भाई है। अच्छा चलता हूँ, पूजा इंतजार कर रही होगी। अमन ने जल्दी से बात खत्म की और विचलित मन से
तेजी से घर की तरफ बढ़ गया। पूजा ने दरवाजा खोला। अमन घर में घुसते ही पूजा पर बिफर पड़ा। आज फिर से आया था राजीव? वो लगभग चिल्लाते हुए पूछा। पूजा चुपचाप खड़ी रही। बोलती क्यों नहीं? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। पूजा भी आज विद्रोह पर उतर आई थी। हाँ आए थे। तो क्या? तुमको मना किया था ना मैंने कि उससे दूर रहो। जब मैं घर में नहीं रहता हूं तुम क्यों आने देती हो उसको? मैं नहीं रोकूंगी। उन्हें मेरा कितना ख्याल है, वो मेरा कितना ख्याल रखते हैं। मेरे मन की हर चीज ला कर देते हैं। मैं क्यों रोकूं उन्हें? जो तुम नहीं दे पाए कभी भी, वो सारी इच्छाएं पूरी करते हैं मेरी। पूजा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अमन अपना आपा खो बैठा और एक झन्नाटेदार चांटा जड़ दिया पूजा के गाल पर। बेशर्मी की हद पार कर दी तुमने। हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं आया तुम्हें। कौन सी इज्जत? इज्जत से पेट नहीं भरता है किसी का। अपनी इज्जत अपने पास रखो। तुम ही को मुबारक हो तुम्हारी इज्जत। मुझे ऐसी जिंदगी रास नहीं आती। पूजा, चिल्ला पड़ा अमन। मुझे तो पहले से ही शक था। तुम्हारे लक्षण नजर आ रहे थे मुझे। खबरदार, जो आगे से राजीव को घर में घुसने दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना। बच्चों को सहमा देख अमन उन्हें अपने साथ सुलाने लेकर चला गया। पूजा बुद्ध की तरह खड़ी रही। आज उसे अपनी खुशियों के अलावा कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उसकी आंखों पर जैसे पैसों की चकाचौंध की पट्टी बंध गई थी। उसने मन ही मन एक खतरनाक फैसला लिया। सुबह होने का इंतजार करने लगी। अमन भी आज काम पर नहीं गया। कल की बात से वो काफी दुखी था और मन भी उदास था। एक अनजाने डर ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। उसे अपना भविष्य अंधकारमय लग रहा था। पूजा ने आज कोई काम भी नहीं किया, ना ही बच्चों के लिए नाश्ता बनाया और ना ही घर का कोई काम किया। बस बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पूजा लगभग दौड़ती हुई दरवाजे की तरफ लपकी। दरवाजा खोला तो राजीव को देखते ही उससे लिपट कर बोली, प्लीज राजीव, मुझे इस नरक से बाहर निकालो। मैं अब और यहाँ नहीं रह सकती। अमन अवाक खड़ा पूजा को देखता रहा। बड़ी हिम्मत करके बोला, पूजा, ये क्या कह रही हो? ये घर, ये बच्चे और मैं, सब तो तुम्हारे ही हैं। हम सबको छोड़कर कैसे जा सकती हो? होश में आओ पूजा, अपनी जिंदगी नरक में मत झोंको। ये राजीव केवल तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। मेरी बात सुनो, बच्चों की खातिर कुछ तो सोचो। मगर पूजा, जिसे अपनी खुशियों के आगे सारा जहान बेकार लग रहा था, अमन राजीव के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। मेरी गृहस्थी बर्बाद मत करो। राजीव ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये पूजा का फैसला है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। ये प्यार नहीं, वासना है जिसने पूजा को अंधा बना दिया है। अमन ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, यही सही, ये मेरा फैसला है। मैं अब अपने फैसले को बदल नहीं सकती। और वो अपना बैग उठाकर राजीव के साथ चली गई। पीछे छोड़ गई अमन के लिए दुखों का सागर, जिससे निकल पाना अमन के लिए बहुत नामुमकिन सा था। पूजा के जाने के बाद अमन के सामने हजारों मुश्किलें खड़ी हो गईं। कैसे लोगों का सामना करेगा? उनके सवालों का क्या जवाब देगा? बच्चों को अकेले कैसे संभालेगा? कई दिनों तक उसने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया। मजबूरी में निकलना भी पड़ता तो अंधेरे में चोरी चुपके से जाता। मगर कितने दिन तक ऐसा चलता? आखिर लोगों का सामना करना ही पड़ा। अमन लोगों के जलील करने वाली बातें सुनकर खून का घूंट पीकर रह जाता। सिर झुकाए चुपचाप निकल जाता। धीरे धीरे लोगों के ताने भी बंद हो गए और अब अमन के प्रति सहानुभूति होने लगी। कहते हैं ना कि दुख और सुख दोनों ही सहते सहते कुछ दिनों में सामान्य सा प्रतीत होने लगता है। अमन भी इन सब बातों को भूलकर आगे बढ़ चुका था। सभी पड़ोसी बच्चों की देखभाल में अमन की बहुत मदद करते थे। पूजा अपने सपनों की दुनिया में आजाद होकर उड़ रही थी। न कोई रोकने वाला, ना ही कोई टोकने वाला। मानो सारे जहां की खुशियां उसकी झोली में राजीव ने डाल दी हों। सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं। पैसे की चकाचौंध में वो लुप्त हो गई थी। उसे कभी भी अपने बच्चों की और ना ही अमन की याद आई। उसकी दुनिया जैसे राजीव से शुरू होकर राजीव तक ही खत्म हो गई थी। राजीव भी उसे सर आंखों पर बैठा कर रखता था। ये सिलसिला कुछ दिन तो प्यार मोहब्बत के तरानों में गुजरता रहा। फिर धीरे धीरे इसका नशा राजीव के सिर से उतरने लगा। राजीव जो कभी इस डाल का पक्षी तो कभी उस डाल का पक्षी,
उसका मन एक जहाँ कहाँ लगने वाला था। धीरे धीरे राजीव घर पर देर से लौटने लगा। अब पूजा की चिंता भी बढ़ने लगी। एक दिन मौका देखकर वो बोली, राजीव, आप अपने माता पिता से मुझे कब मिलवाएंगे ताकि हम दोनों की शादी हो सके? तभी तो हम आपकी पत्नी का दर्जा पा सकेंगे। राजीव शांत रहा। बोलिए ना राजीव, कब ले चलेंगे मुझे उनके पास? अरे क्यों परेशान होती हो तुम? मौका देखकर चलते हैं। अभी इधर बहुत काम है मुझे। पक्का? पूजा ने हाथ बढ़ाकर पूछा। राजीव ने भी उसका हाथ पकड़कर बोला, बिल्कुल पक्का। पूजा खुश तो हो गई, मगर उसके मन में कहीं ना कहीं डर बैठ गया था। कहीं राजीव उसे धोखा तो नहीं दे रहा है। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। काफी महीने बीत गए। पूजा माता पिता से मिलने को कहती और राजीव टालता रहता। अब तो राजीव कई कई दिन पूजा के पास ही नहीं आता। पूजा के पूछने पर बताता कि काम बहुत बढ़ गया है, इसीलिए आ नहीं पाता हूँ। अब तो धीरे धीरे पूजा के खर्चों पर भी वो रोक लगाने लगा था। पूजा, कितने खर्चे हैं तुम्हारे, थोड़ा कंट्रोल करो तुम। अरे वाह राजीव, पहले तो कभी नहीं टोका, अब अचानक से मेरे खर्चे दिखने लगे। और नहीं तो क्या, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? राजीव ने तेज आवाज में कहा। अच्छा, जब अपना मतलब निकालना था तो हम बहुत अच्छे थे। आज हम इतने बुरे हो गए हैं कि मेरे खर्चे अब बोझ लगने लगे हैं। राजीव झुंझलाहट में बाहर चला गया और पूजा राजीव के इस बदले व्यवहार से दुखी होकर रोने लगी। धीरे धीरे पूजा और राजीव के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही थीं। पूजा को अपना भविष्य अंधकार में लग रहा था। जब राजीव घर आया तो पूजा सामान्य होकर उससे बातें करने लगी, मगर राजीव का मन पूजा से अब भर चुका था और वो किसी तरह से उससे पीछा छुड़ाने की सोचता रहता। पूजा कुछ दिनों से अपने को काफी अकेला महसूस करने लगी थी। राजीव ने अब एक नया बसेरा बना लिया था। अब वो ज्यादातर वहीं रहता था। एक दिन पूजा ने पूछा, राजीव, आज हम कहीं बाहर चलें? बहुत दिनों से हम साथ में कहीं गए नहीं हैं। राजीव ने कहा, नहीं, आज मुझे बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है, मैं कल शाम तक वापस आऊंगा। पूजा शांत हो गई और सोचने लगी कि आजकल राजीव मुझसे खिंचा खिंचा सा रहता है। राजीव के जाने के बाद शाम को पूजा भी मन बहलाने के लिए पास के बाजार में निकली। अचानक से वो चौंक गई। ये तो राजीव की कार है। और उसने ड्राइवर से पूछा कि साहब कहाँ हैं? ड्राइवर ने कहा, वो रेस्टोरेंट में खाना खाने आए हैं। क्या? पर उनको तो बाहर जाना था। नहीं मैडम जी, साहब को तो कहीं नहीं जाना था। ठीक है, साहब को कुछ नहीं बताना, पूजा ने ड्राइवर से कहा और मुंह पर मास्क लगाकर उसी रेस्टोरेंट के अंदर गई और कोने की टेबल पर बैठ गई। मगर उसे राजीव कहीं नजर नहीं आया। क्या लेंगी मैम? वेटर ने पूछा। पूजा ने कहा, कॉफी। पूजा की परेशानी बढ़ती जा रही थी। वो बेचैनी से इधर उधर देख रही थी। कॉफी मैम? हाँ हाँ, रख दो। तभी उसने राजीव को एक लड़की के साथ प्राइवेट रूम से बाहर निकलते हुए देखा। उसने झट से अपना चेहरा नीचे झुका लिया। राजीव के जाने के बाद पूजा घर लौट गई। उसके तन बदन में आग लगी हुई थी। उसने राजीव को फोन किया। आप कब तक आएंगे? मैं कल तक आ जाऊंगा, काम खत्म होते ही। कौन सा काम और कहाँ? उस रेस्टोरेंट में, उस चुड़ैल के साथ। आप किसे बेवकूफ बना रहे हैं राजीव? ये क्या बकवास है पूजा? बकवास मैं नहीं, तुम कर रहे हो। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उस चुड़ैल के साथ। वो मेरी क्लाइंट है। पूजा, मैं कुछ नहीं जानती, अभी के अभी घर आओ। ठीक है, आता हूँ। राजीव के आते ही पूजा ने चिल्लाना शुरू कर दिया। कौन है वो? कहा ना मेरी क्लाइंट है। झूठ मत बोलो, मुझे अगर धोखा दिया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। राजीव, समझ लेना, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। उस चुड़ैल को घर में घुसने नहीं दूंगी। कैसी पत्नी? कौन सा पति? तुम केवल घर से भागी हुई औरत हो। राजीव, पूजा तिलमिला उठी और चिल्लाते हुए बोली, तुम मुझे लेकर आए थे, तुमने मुझे अपनी पत्नी का दर्जा दिया है। हाँ पूजा, तुमको लेकर जरूर आया हूँ, मगर तुमसे मैंने शादी तो नहीं की। क्यों? सही कह रहा हूँ ना। और बिना शादी किए साथ में रहने वाली औरत को क्या कहते हैं, तुम्हें पता है कि नहीं? राजीव, पूजा चिल्ला उठी। चिल्लाओ नहीं, तुम कौन होती हो मुझ पर हुक्म चलाने वाली? जो औरत अपने बच्चों और पति की नहीं हो सकी, चंद रुपयों की खातिर अपनी इज्जत बेच दी, उस औरत को मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा? ये तुमने सोचा भी कैसे? राजीव, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? प्यार? ये किस चिड़िया का नाम है?
तुम्हें मुझसे नहीं, मेरे पैसों से, मेरे रुतबे से प्यार है। ऐसी औरतों का कोई ईमान नहीं होता, जहां पैसा देखा वहीं चल देती हैं। जैसे तुमने अपने इतना प्यार करने वाले पति को और मासूम बच्चों को क्षण भर में छोड़ दिया। पूजा बुत बनकर खड़ी रही। सच तो कह रहा है राजीव, सच में मैंने अपनी जिंदगी को, अपने परिवार को, अपने अरमानों के लिए बलि चढ़ा दिया। काश मैं अमन की कही बात को नजरअंदाज नहीं करती, इस बनावटी दिखावा और चकाचौंध के माया जाल में ना फंसती। राजीव कब घर से बाहर चला गया उसे पता ही नहीं चला, और जब आया तो पूजा के होश उड़ गए। ये यहाँ क्या कर रही है? राजीव के साथ में उसी रेस्टोरेंट वाली लड़की को देखकर उसने कहा, ये अब यहीं रहेगी मेरे साथ। शायद पूजा को इसकी कल्पना भी नहीं थी। ये क्यों यहाँ रहेगी? पूजा बिफर पड़ी और राजीव को पकड़कर झिंझोड़ कर पूछा, बताओ ये क्यों रहेगी? मेरे होते हुए ये नहीं रह सकती, निकालो इसको यहाँ से। पूजा अपना आपा खो बैठी थी। वो राजीव को बुरी तरह से नोचने लगी। राजीव ने भी पूजा को बहुत मारा। पूजा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। 2 दिन बीत चुके थे, ना वो लड़की गई और ना ही पूजा, और राजीव का झगड़ा खत्म नहीं हुआ। आज सुबह भी राजीव ने पूजा को बहुत मारा। किसी तरह वो अपनी जान बचाकर घर से बाहर भागी और भागकर सीधे अमन के पास गई। अमन घर पर नहीं था। बच्चों को देखकर लिपटकर बुरी तरह से रोने लगी। बच्चे भी अपनी माँ को इस हालत में देखकर सहम गए। मम्मी, तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई थी? पूजा निशब्द थी। वो लगातार रोए जा रही थी। शाम को अमन घर आया तो पूजा को देखते ही आग बबूला हो गया। अब क्या लेने आई हो यहाँ? मुझे माफ कर दो अमन, पूजा कहकर रोने लगी। माफी? कैसे कर दूं तुम्हें माफ? नहीं कर सकता, चली जाओ यहाँ से। अमन बिफर पड़ा था। जिस ऐशो आराम के लिए तुम्हें अपने छोटे मासूम बच्चों को छोड़कर जाने में जरा सी भी तकलीफ नहीं हुई, अब तुमको तुम्हारी वही जिंदगी मुबारक हो। हमारी जिंदगी में फिर से जहर मत घोलो, प्लीज अमन। पूजा अमन का पैर पकड़कर रोने लगी थी। मुझे माफ कर दो। अमन ने पूजा का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। बहुत देर तक पूजा दरवाजे के पास बैठी रही और फिर उठकर चली गई और वापस राजीव के घर आई, पर राजीव ने भी उसे घर में घुसने नहीं दिया। पूजा को अब कोई किनारा नहीं नजर आ रहा था और उसने राजीव के घर के बाहर ही जहर खा लिया। अरे वो देखो, ठेकेदारनी को कुछ हो गया, वो सड़क पर बेहोश पड़ी है। इसको अस्पताल ले चलो, ठेकेदार को बुलाओ। बाहर शोर की आवाज सुनकर राजीव बाहर निकला तो देखा कि पूजा की हालत काफी गंभीर थी। उसे तुरंत अस्पताल ले गया और उसे वहीं छोड़कर पुलिस के डर की वजह से शहर छोड़कर भाग गया। एक गहरी सांस लेकर निर्मला जी ने कहा, आखिर क्या हासिल हुआ पूजा को? झूठे प्यार और चंद रुपए और गहनों की मृग तृष्णा में ऐसी फंसी कि अपनी खुशहाल जिंदगी तबाह कर ली उसने। चाची, ओ चाची, क्या हुआ? अंदर आ जाओ मोनू, कुछ पता चला क्या हुआ? हाँ, मैं भी अस्पताल गया था। अब तुझे क्या पड़ी थी अस्पताल जाने की? अरे पता है, वहां पुलिस पहुंची थी। पूजा को थोड़ा होश आया तो पूछताछ की। ठेकेदार तो अपनी जान बचाकर भाग गया। पूजा ने उसी का नाम लिया है, अब वो बचेगा नहीं। पूजा ने उस पर शारीरिक मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है और धोखे से उसे फंसाने का भी आरोप लगाया है। अस्पताल में मैंने उसके पहले पति अमन को भी देखा। अच्छा, वो क्या कर रहा था वहां? पता नहीं चाची, पूजा को कोई देखने वाला नहीं है ना, शायद तरस आ गया होगा। डॉक्टर बता रहे थे कि 24 घंटे अगर अच्छे से बीत गए तो पूजा खतरे से बाहर आ जाएगी। चलो अच्छा है, अब अमन के अलावा है ही कौन उसका? ठेकेदार तो भाग गया। भला हो उस अमन का, कितना नेक दिल इंसान है। इतना सब होने के बावजूद पूजा का ध्यान रख रहा है। अच्छा मैं चलता हूँ चाची। पापा, पापा, आवाज सुनकर अमन चौंक गया। क्या है बेटा? पापा, मुझे मम्मी के पास जाना है, चलो ना। अमन समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, जाए कि नहीं जाए। अमन बेटा, ये लो खाना खा लो, तुम लोग भूखे होगे। अमन की पड़ोस की चाची खाना रखते हुए बोली, खा लो बेटा, ऊपर वाला न जाने इतनी परीक्षा क्यों ले रहा है तुम्हारी। पापा चलो ना मम्मी के पास। अमन ने बच्चे से फिर जिद करने लगे। देख रही हैं चाची, इन बच्चों को मैं कैसे समझाऊं कि अब इस घर में तेरी मम्मी के लिए कोई जगह नहीं है। नहीं अमन बेटा, शायद जिंदगी तुमको एक मौका फिर से दे रही है। शायद यही ईश्वर की मर्जी है।
अपने लिए नहीं तो बच्चों की खातिर ही सही तुम्हें एक बार तो पूजा के लिए फिर से सोचना चाहिए। मैंने दुनिया देखी है बेटा, कैसे गुजारेगा तू इतनी पहाड़ सी जिंदगी। दूसरी ब्याह कर लाएगा तो बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। अब पूजा जाएगी भी तो कहाँ, वो धोखेबाज तो उसे छोड़कर भाग गया और आखिर तुम ही तो उसकी देखभाल कर रहे हो। भुला दो सारी बातें एक बुरे स्वप्न की तरह और अपना लो पूजा को। ये बूढ़ी आंखें कभी धोखा नहीं खाती हैं। मैंने पूजा की आंखों में पश्चाताप और आत्मग्लानि के भाव स्पष्ट देखे हैं। बेटा, ईश्वर भी एक बार मौका देता है हमें, हम तो फिर भी इंसान हैं। खाना खा लेना तुम लोग। अच्छा मैं चलती हूँ। अमन रात भर बस चाची की कही बातें ही सोचता रहा। नींद तो आंखों से कोसों दूर हो गई थी। सोचते सोचते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह उठकर जल्दी से नाश्ता बनाया, तब तक बच्चे भी उठ गए। अमन ने कहा, चलो जल्दी से नहा धोकर तैयार होकर नाश्ता करो। अच्छा पापा, फिर हम मम्मी को लेकर घर आएंगे, है ना? अमन कुछ बोले बगैर ही चाय बनाने लगा। तुम सब जल्दी करो, बोलो ना पापा, मम्मी को अपने साथ लेकर आएंगे ना? हाँ बेटा, बिल्कुल लेकर आएंगे, अब जल्दी करो। बच्चों के तो मानो पंख लग गए हों। सब नाश्ता करने के बाद अस्पताल के लिए निकल पड़े। डॉक्टर साहब, अब कैसी है पूजा? अमन ने राउंड पर निकले डॉक्टर से पूछा। अब वो खतरे से बाहर है, मगर अभी कमजोरी बहुत है। उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करनी पड़ेगी। खाने पीने का विशेष ध्यान रखना होगा और बीच बीच में चेकअप के लिए भी आना पड़ेगा। क्या पूजा को घर ले जा सकते हैं? अमन ने पूछा। अभी नहीं, कल सुबह ही डिस्चार्ज करेंगे उन्हें। अमन और बच्चे सुबह अस्पताल पहुंचे और पूजा को डिस्चार्ज कराकर निकल पड़े एक नई मंजिल की तरफ, अपने जीवन में एक नई उड़ान भरने के लिए। दोस्तों, आज की इस लालची दुनिया में हम अपने जीवन के मूल्य को भूलते जा रहे हैं। हम अक्सर पैसों से रिश्तों को तोलते हैं और इसीलिए आज के समाज में ऐसे बहुत से किस्से सुनने को मिल जाते हैं जिसमें कभी पति पत्नी को धोखा दे रहा होता है तो कभी पत्नी पति को, क्योंकि हम रिश्तों को वह अहमियत देते ही नहीं और ना ही सुख दुख में किस तरह से एक दूसरे का साथ निभाना है ये सीखते हैं। जो इस तरह के रिश्ते बनाए जाते हैं उनकी समाज में कोई पहचान नहीं होती और उनकी असलियत यही होती है कि जब मन भर जाता है तो उन्हें दूध में पड़ी मक्खी के जैसे निकाल कर फेंक दिया जाता है। इसीलिए हमें कभी भी अपने जीवन साथी को धोखा नहीं देना चाहिए। चंद पल की खुशियों के लिए जिंदगी भर का कलंक अपने माथे पर नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें।